नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 29 मई 2018 से 2 जून तक इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के दौरे पर हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री इस दौरान इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर देशों के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर करार भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का पहला और सिंगापुर का ये दूसरा दौरा है। सिंगापुर में वो वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन शांग्री-ला वार्ता को 1 जून को संबोधित करेंगे। इस दौरे से भारत को कारोबार और रक्षा के क्षेत्र में भी काफी मदद मिलने की उम्मीद है। समझेंगे इस 5 दिन के दौरे में क्या भारत की नजरें हैं, लक्ष्य कहां पर हैं और इस दौरे का महत्व क्या है, इन देशों के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं और हम उन्हें कहां पर ले जाने की कोशिश करने वाले हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। प्रोफेसर एस डी मुनि हैं, विदेश मामलों की जानकार। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। अशोक सज्जनहार हैं, पूर्व राजनयिक, आपका भी स्वागत है सर। डॉक्टर पी के घोष हमारे साथ हैं, वरिष्ठ एनालिस्ट हैं डिफेंस से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुरुआत मैं अशोक सर आपसे करना चाहूँगा। ये 3 देशों का जो दौरा है और ख़ास तौर पर तीनों आसियान कंट्री क्योंकि है, रिलेशन के लिहाज से और इस दौरे की महत्व को अगर देखें तो क्या इस वक्त दिखता है? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री वहाँ पर जा रहे हैं। पहली उनकी यात्रा होगी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया आसियान के 10 देशों में सबसे बड़ा देश है और अगर हम अपने द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो सबसे अधिक व्यापार यहाँ से है। परंतु हमारे जो रिश्ते हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, इतने ऊंचे नहीं हैं जितने कि हो सकते हैं या होने चाहिए। वहाँ से जो उनके राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर भारत में 2 मरतबा आ चुके हैं। एक बारी दिसंबर 2016 में उनकी यात्रा हुई, उसके बाद अभी जनवरी 2018 में जब हमारा कमेमोरेटिव समिट हुआ और वो सभी आसियान देश के 10 नेता यहाँ पर आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, तो तब भी यहाँ पर आए थे। उनकी मुलाकात भी हुई थी नवंबर 2014 में म्यांमार में, जब कि प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया था जी। तो जो इंडोनेशिया की उनकी यात्रा है उसमें है हमारे जो संबंध हैं उनको और सुदृढ़ बनाना। और अभी कुछ सप्ताह पहले वहाँ के एक मंत्री यहाँ पर आए थे मैरीटाइम अफेयर्स के, और उन्होंने कहा था जो वहाँ पर जो एक बंदरगाह है सबांग, उसको मिलिटरीली और इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए, आर्थिक स्थिति से डेवलप करने के लिए वो भारत को दिया जाएगा। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी साबित हो सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया को भी ये जो चीन का इनिशिएटिव है, पहल उन्होंने की है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उनसे उनको भी दिक्कत हो रही है और वो सोच रहे हैं जो और दुनिया में कौन से देश हैं जिनके साथ वो मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि चीन का जो इतना आक्रामक रूप है उसके विरुद्ध वो काम कर सके। तो ये तो इंडोनेशिया की बात है। अगर आप चाहें तो सिंगापुर के बाद मुनि सर, जैसे कि कहा सज्जनार साहब ने कि किस तरीके का महत्वपूर्ण ये दौरा है और नज़रें हमारी कहाँ पर है आपके नज़रिए से, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में उन देशों के साथ, यानी खासतौर पर अगर मैं कहूँ कि एक्टिस्ट जब पॉलिसी की बात हो रही है, खासी तवज्जो दी गई है, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। लेकिन अभी जो रिलेशन हमारे इन देशों के साथ हैं वो कहाँ पर देखते हैं और उसमें कितनी तेज़ी या फिर किस तरह की रुकावट पिछले कुछ वर्षों में रही जिसको आगे ले जाने की कोशिश, उम्मीद दिखती है? देखिए, तीनों देशों से हमारे संबंध बड़े हैं, अच्छे हुए हैं। पिछले 5-7 सालों से बहुत अच्छे हुए हैं। 2013 से इंडोनेशिया के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक स्पेशल रिलेशनशिप पैदा शुरू हुई। सिंगापुर से बहुत पुराना है। मलेशिया से ऊंच नीच होती रहती है। इंडोनेशिया से भी पुराना अगर संदर्भ आप देखें तो ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन इन सब के साथ हमारे सिविलाइजेशनल संस्कृति से जुड़े हुए संबंध हैं और सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सशक्त संबंध बढ़ने की संभावनाएं हैं। सिंगापुर के साथ है, मलेशिया और छुटपुट रहे हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ बढ़ने वाले हैं। अगर आप इसको क्षेत्रीय परिवेश में देखें तो एक तो तीनों आसियान के सदस्य हैं, जैसा आपने ठीक कहा। उसके अलावा तीनों मलाक्का स्ट्रेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में बैठे हुए हैं। अगर मलाक्का स्ट्रेट में जहाँ से कि सारा व्यापार जाता है और कम से कम 80-85% चीन का व्यापार वहाँ से जाता है, और मलाक्का स्ट्रेट चीन के लिए बहुत परेशानी का मुद्दा भी है, तो ये तीनों मुल्क, चारों मुल्क मैं समझता हूँ कि वहाँ पर ख़ास तौर से भारत और इंडोनेशिया, सुमात्रा
और अंडमान निकोबार में कोई 80 नॉटिकल माइल से ज़्यादा का फर्क नहीं है। तो इस स्थिति को देखते हुए इसकी सामरिक भूमिका जो है वो बहुत बढ़ जाती है इन देशों के साथ में। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब शुरू हुई तो बड़ा उत्साह था सभी में, उनमें भी हम में भी, लेकिन व्यापार और निवेश के अगर हम आंकड़े देखें तो बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। जो पहले व्यापार था वो भी थोड़ा बहुत कम हो गया है। तो कोशिश ये होगी कि व्यापार को बढ़ाया जाए और सामरिक दृष्टिकोण से आपस में एक सुदृढ़ संबंध बनाने की कोशिश की जाए। सबांग का नाम लिया एम्बेसडर साहब ने अभी, और मलाका स्ट्रेट में उसमें जोड़ देता हूँ, मिलाकर एक ऐसा माहौल है जिसको, और उसके सबसे बड़ी बात, इंडोनेशिया पहले आर्कापेलागो देश तो है वो, लेकिन कभी उन्होंने ये मैरीटाइम मामलों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पिछले 5 वर्षों से बहुत ध्यान दे रहे हैं वो। घोष सर, जैसे कि दोनों पैनलिस्ट ने कहा सबांग और मलाका को लेकर, कितना बड़ा ये क्रूशियल, मैं कहूँ, ये दोनों जो हैं इस पूरे इलाके के लिहाज से, और भारत की एंट्री वहाँ पर या भारत का वहाँ पर खड़ा होना इनके साथ में, वो किस दिशा की तरफ ले जाएगा? देखिए, ये उन्होंने पहले ही कह दिया ये सबांग के बारे में। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और अगर हमारा एक ऐसा पोर्ट मिलता है हमें जहाँ पर हमारे जो नौसेना के पोत हैं वहाँ पर जाकर बेसिंग तो नहीं, एटलीस्ट टर्नओवर कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी बात यह है, मैं खाली मैरीटाइम एरियाज़ के बारे में आपने पूछा इसीलिए मैं कहूँगा, इंडोनेशिया ने एक ग्लोबल फल्क्रम, मैरीटाइम फल्क्रम का पॉलिसी विडोडो साहब ने बढ़ाया था, और उस टाइम पे उन्होंने सोचा था कि चाइना का जो चीन का जो एक वो OBOR है, BRI और MSR, मैरीटाइम सिल्क रूट, जो दो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, उनमें वो मिल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुए, और अभी ऐसा है कि एक तरह हमारे लिए, मैं कह रहा हूँ कि हम BRI और MSR में के पार्टिसिपेंट नहीं हैं। आप पता है कि CPEC के लिए हम BRI के नहीं हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम इस पूरे जो एक माहौल बन रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशनशिप का, उससे हम दूर हट जाएं। इसलिए हम चाहते हैं कि इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के साथ मिलकर हम ऐसे अपने, इंडोनेशिया का तो प्रॉब्लम है ही पहले ग्लोबल फल्क्रम, और मिलकर हम ऐसे बायलैटरल्स बनाएं जिससे हमारा इकोनॉमिक जो है मूवमेंट है वो बढ़ता रहे। ओके, लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये भी है कि ये जो तीनों देश हैं जिनकी यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के इस 5 दिन के दरमियान वो करेंगे, उन तीनों देशों की उम्मीदें या फिर नज़रें भारत को लेकर क्या हैं, वो क्या चाहते हैं? और क्योंकि जाहिर है जब रिश्ता है तो बराबर की ओर से होता है और कुछ न कुछ चाहत उनकी भी होगी। जी, यकीनन चाहत है उनकी, और उनकी चाहत ये है जो भारत वहाँ पर आसियान से और ज़्यादा स्फूर्ति से, ज़्यादा ऊर्जा से उनके साथ एंगेज करे, और वही वो हमेशा से चाहते रहे हैं। आपको याद होगा जो 2002 में जब ये सिंगापुर के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक मिसाल दी थी, एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा आसियान को अगर हम एक जंबो जेट लाइनर की बॉडी से अगर हम उसको कंपेयर करें, तो चीन उसका अगर एक विंग है, तो हमें उसको स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए एक दूसरा वैसा ही महत्वपूर्ण चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए, और वो भारत हो सकता है। और आपको मालूम है 2002 से फिर भारत और आसियान के बीच में शिखर सम्मेलन की प्रथा चली है। तो इसीलिए वो चाहते हैं जो भारत आसियान के साथ और ज्यादा तरीके से, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो या वो रक्षा दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से भी हो, क्योंकि आर्थिक के भी बारे में 2012 से जिसे कहा जाता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसके बारे में बातचीत हो रही है। और ये सभी जो 16 देश है, जिसमें भारत भी एक देश है और 10 आसियान के देश हैं,
वो ये सब समझ रहे हैं क्योंकि भारत उसमें थोड़े सुस्ती दिखा रहा है, इतनी ऊर्जा से काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है। परंतु अब मेरे विचार से क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं और सिंगापुर हमेशा से इसका उसने बहुत ही जोर से ये पूरे आसियान में भारत की ज्यादा एक्टिव एसोसिएशन को उसने सपोर्ट किया है। और अब जब प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे और शैंग्रीला डायलॉग में वो बात करेंगे, पहले भारत के प्रधानमंत्री होंगे जो वहां पर बोलेंगे, तो उनको ये मौका मिलेगा पूरे न केवल आसियान के देशों को परंतु पूरी दुनिया को ये बताने का जो भारत बिल्कुल वहां पर नई ऊर्जा के साथ अपना काम करना चाहता है, हर क्षेत्र में काम करना चाहता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी में है, मैरीटाइम डोमेन में है, मैरीटाइम पायरेसी से, मेरे विचार से चीन का नाम नहीं लेंगे ऐसे, परंतु जो हमारे बेसिक मूल प्रिंसिपल्स हैं, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत जो कुछ भी वहां पर मसले हैं या विवाद हैं उनको सुलझाना चाहिए। और भारत अपनी वहां पर पूरी तरह से भूमिका कैसे निभा सकता है और कैसे निभाने के लिए सुदृढ़ है और बिल्कुल ही आगे भी ऐसे ही काम करेगा। ओके मोनी सर, क्योंकि सिंगापुर को लेकर व्यापारिक रिश्ता भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहा है, 8 लाख से ज़्यादा भारतीय मूल के लोग हैं और 8,000 से ज़्यादा कंपनियां वहां पर रजिस्टर्ड हैं भारतीय। ऐसे में वहां के साथ ट्रेड और जिस स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात हो रही है और श्रृंखला डायलॉग में पहली बार जब प्रधानमंत्री वहां पर की नोट स्पीकर वहां पर हैं, इसका महत्व क्या है और इसका संदेश अगर मैं कहूँ कहाँ पर किस तरीके से देखेंगे? देखिए, सिंगापुर भारत के लिए सारे क्षेत्र में सबसे नज़दीक देश है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, सामरिक दृष्टिकोण से भी। आर्थिक दृष्टिकोण की परिभाषा आपने कुछ की है, बिल्कुल सही है। वो हमारे सबसे ज़्यादा व्यापार हमारा सिंगापुर के साथ में है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा सिंगापुर के साथ में है, हमारा इन्वेस्टमेंट भी और सिंगापुर का इन्वेस्टमेंट भी। सिंगापुर मात्र एक ऐसा देश है जिसको हमने ये इजाज़त दे दी है कि भारत में आकर वो अपनी रक्षा प्रैक्टिसेस करे वहाँ पर। हमारी अपनी टेरिटरी में और कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसको हमने ये इजाज़त दी है, और सिंगापुर के लिए और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ उसको ये सहूलियत है, ये परमिशन है वहाँ पर। तो सामरिक दृष्टिकोण से, और 2002 में देखिए आपने सबांग की हम लोगों ने अभी बात की कि अगर एक्सेस मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। 2002 में पहली बार अमेरिका ने भारत से ये कहा कि जो पायरेसी मलाक्का स्ट्रेट में होती है उससे उनकी जहाज़ों की रक्षा की जाए, तो भारत को ये जिम्मा सौंपा गया और भारत ने वो जिम्मा निभाने के लिए सिंगापुर की मदद की। जो सिंगापुर का पोर्ट है वहाँ हमको एक्सेस है और उसकी अब सबांग और अगर मिल जाए तो आपकी मोबिलिटी उस क्षेत्र में और बढ़ जाएगी। तो सिंगापुर भारत का सबसे नज़दीक का मुल्क है, लेकिन अभी हमारा वो सीपा वहाँ पर अटका हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वहाँ पर अटकी हुई है। सर्विसेज का मामला है, बैंकिंग का मामला है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए उसमें थोड़ी बहुत अड़चने हैं। मामले बहुत बड़े नहीं हैं लेकिन बात अटकी हुई है। तो अगर आर्थिक दृष्टिकोण से, जैसा आपने पूछा, अगर इनको आगे हल कर दिया जाए तो सिंगापुर के साथ हमारे आर्थिक संबंध और अधिक मजबूत हो जाएंगे। और सामरिक दृष्टिकोण से हमारा जो 2007 से सिंगापुर के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है उसको रिन्यू करके और रीइंफोर्स करने की भी ज़रूरत है, जिसमें काउंटर टेररिज्म भी आता है और मैरीटाइम सिक्योरिटी भी आती है। तो दोनों तरीक़ों से सिंगापुर स्टैंड्स अपार्ट। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जिसने हमेशा भारत को मदद की है कि वो आसियान में इंटीग्रेट करे। आसियान में भारत की जो भूमिका है, भारत की जो सदस्यता है, उसको फैसिलिटेट करने में अगर किसी देश ने सबसे ज़्यादा मदद की है तो वो सिंगापुर है। जी घोष जी, सिंगापुर को लेकर जैसा कि हम सब जानते हैं और जो बात कही मुनी साहब ने बहुत अहम है कि जो सहूलियतें हम दोनों ने एक दूसरे को दी हैं वो दुनिया में कोई दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं हमारे सामने है। यहाँ के लिहाज से इस वक्त जो उसके सामने दूसरी कंडीशंस हैं चीन को लेकर, फिर दूसरे ट्रेड या फिर सामरिक लिहाज से भारत के साथ जो रिश्ते रहे हैं उसका असर दूसरे देशों पर नहीं पड़ा है, ये जाहिर है। लेकिन अब जब भारत नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है रिश्तों को, तो क्या कुछ और विकल्प देखते हैं, क्या कुछ नए पॉइंट्स देखते हैं आपको? आपने मुनी साहब ने एकदम ठीक कहा कि हमारे जो रक्षा के मामले में सिंगापुर के साथ जो संबंध हैं वो बहुत गहरे हैं। वो उनके काफ़ी नौसेना के पर्सनल आते हैं ट्रेनिंग के लिए, हम उन्हें ट्रेन करते हैं,
हमारे उनके साथ एक्सरसाइज होते हैं, जैसे जिसे कहते हैं सिम्बिक्स, हम सिम्बिक्स एक्सरसाइजेज होते हैं। और एक बार उन्होंने मालाबार में भी हिस्सा लिया था 2007 में, लेकिन उसके बाद वो एक्सपैंडेड मालाबार नहीं हुआ, ये दूसरी कहानी है। लेकिन अब देखिए ऐसा है कि सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया तीनों ये मलाक्का स्ट्रेट्स के अहम जगहों पे हैं। वैसे तो पोजीशनिंग जो देखें तो एकदम बहुत ही अहम उनका, वैसे सबसे निकट वाला जो है वो तो इंडोनेशिया ही है, और वो तो एक आर्चिपेलाजिक स्टेट भी है जहाँ से जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी गहरा है। लेकिन हमारे संबंध जो हैं ये तीनों देशों के साथ रक्षा के संबंध काफ़ी गहरे हैं। मैं तो चाहता था कि मोदी साहब अगर वहाँ जाते, इंडोनेशिया जहाज में जाते, तो एक और ही एक मतलब उसका जो अहम होता, उसका जो सिग्निफिकेंस होता वो काफ़ी बढ़ जाता। वो बाय एयर गए हैं, और यही मैं अभी कह रहा था कि पहले नेहरू जी भी गए थे, वो जहाज़ यूज़ करते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो। तो बेसिक मामला ये है कि इन सब देश जो देख रहे हैं चीन कैसे इंडियन ओशन में आ रहा है, और चीन ने अपना जो स्थान बनाया है उसको और मजबूत किया है, और ये तीनों देश चीन के इस इंडियन ओशन में आने का एकदम उसे जिसे कहते हैं कंफर्टेबल नहीं है। सिंगापुर तो है ही नहीं, और सिंगापुर ने हमें आसियान में सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है। लेकिन आप अगर आसियान को भी देखें, आसियान में विभाजन हो गया है इन द सेंस दैट कंबोडिया, लाओस चीन की तरफ है, दूसरे देश अपने यूएस की तरफ ज़्यादा वो देख रहे हैं। सो ये जो एक डिवीज़न आया है, एक विभाजन आया है, स्पेशली थॉट प्रोसेसेस में, ये बहुत अहम है। और जैसे एम्बेसडर साहब ने भी कहा कि आसियान हर वक्त समझता है कि ये एक जंबो जेट है जिसके दो विंग्स हैं, एक है इंडिया और एक दूसरा भारत है और दूसरा चीन है, और दोनों को बैलेंस करना चाहिए। तो इसीलिए मेरे ख्याल में ये जो करंट एफर्ट है, फोकस है, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, ये बहुत अहम है। मैं और एक बात बताऊं, एक ऑर्गेनाइजेशन है आयोन्स, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, उनके तीनों ये देश अहम मेंबर्स हैं। और ये आयोन्स हमने ही स्टार्ट किया था, हमने ही शुरू किया था इंडियन ओशन रीजन के लिए, जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी पे एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी के इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। ओके अशोक सर, क्योंकि इंडोनेशिया और अगर मैं बात करूं मलेशिया को लेकर, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लगातार मैं तमाम लोगों के आर्टिकल्स देख रहा था, और जो आधिकारिक तौर पर वहाँ पर जो बताया गया कि किस तरीके से संवाद हुए, उसके बाद व्यापार की स्थिति है सामरिक लिहाज से भी। लेकिन आपके नज़रिए से कहाँ पर पोटेंशियल है जहाँ पर इस दौरे में ख़ास फोकस होगा रिश्तों को लेकर, बातचीत को लेकर, और जहाँ पर कुछ मेटलाइज होने की उम्मीद दिखती है? देखिए, एक तो आर्थिक क्षेत्र में तो यकीनन बहुत आगे बात बढ़ सकती है। जैसे अभी बात किया है, इंडोनेशिया सबसे बड़ा हमारे द्विपक्षीय व्यापार इसमें है, $17 बिलियन का है, परंतु और भी बहुत क्षेत्र हैं तो जिसमें कि हम बातचीत कर सकते हैं, इसको आगे ले जा सकते हैं। वहाँ से चाहे कोयला हो या फिर क्रूड पाम ऑयल हो, हम काफ़ी वहाँ से मिनरल रिसोर्सेज वगैरह खरीदते हैं, परंतु फिर भी इसको बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है और निवेश भी वहाँ से बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है स्पेस के एरिया में भी हमारा जो एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो भी पहले था, वो अभी एक्सपायर हो गया है, उसको भी आगे रिन्यू करके उसको आगे ले जा सकते हैं। सामरिक दृष्टि से भी हम अपने दोनों रिश्तों को, जैसे हम देख रहे हैं जो चीन वहाँ पर चाहे वो साउथ चाइना सी में हो
या फिर इंडियन ओशन में हो, तो उसका प्रभाव वहाँ पर प्रभुत्व बढ़ रहा है और भारत और इंडोनेशिया इन दोनों मामलों में साथ काम कर सकते हैं। देखिए, इंडोनेशिया इतना बड़ा देश है वहाँ पर आसियान का, परंतु कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। इंडोनेशिया के किसी शहर से भारत में डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। हालांकि अगर आप देखें, सिंगापुर छोटी सी जगह है, परंतु वहाँ से लेकर 16 शहरों में, भारत के शहरों में वहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। हर रोज़ आपको कितनी, करीब 20 से ज़्यादा आपको फ्लाइट्स मिल जाएंगी। पर इंडोनेशिया से ना तो कोई डायरेक्ट फ्लाइट है, ना कोई डायरेक्ट शिपिंग अरेंजमेंट है। तो ये वाले जो कमियां हैं, इनको यकीनन पूरा किया जा सकता है। तो चाहे हम कहें रक्षा क्षेत्र में, चाहे रक्षा क्षेत्र में अगर मैरीटाइम एरिया में हम देखें, तो हालांकि पोर्ट कॉल्स होती हैं, हमारी मैरीटाइम ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे अभी बताया गया, परंतु इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। सामरिक क्षेत्र में अपने जो संबंध हैं उनको और आगे ले जाया जा सकता है। हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी 2005 में हुई, जबकि उनके प्रधानमंत्री युद्धयोनो यहाँ पर आए थे। जब 2013 में हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे, तो उसको और आगे बढ़ाने का, ले जाने का प्रयास किया गया है। परंतु अब मेरे विचार से, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी की पहली ये यात्रा है, तो बहुत सारे इसमें समझौते हैं जिनके ऊपर हस्ताक्षर किए जाएंगे, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, स्पेस में, सामरिक क्षेत्र में। ये सबांग के ऊपर जो हमारा रक्षा समझौता जो खत्म हो गया है, उसको आगे बढ़ाने। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम किया जाएगा। और मलेशिया का तो आपने कहा है, तो उसमें वो आखिर में ऐड किया है, क्योंकि महातिर मोहम्मद 92 साल के वहाँ पर वो आए हैं और उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, उनको बधाई देने जा रहे हैं, जो उन्होंने फिर से ये करीब 2002 में उन्होंने अपना 20 साल का ख़त्म कर दिया था जी, और दोबारा से आए हैं वहाँ पर। और एक बात उनको ये बतानी होगी, जो महातिर के समय में, जब पहले वो प्रधानमंत्री थे, जो भारत उस समय था, वो भारत अब नहीं है। भारत एक आर्थिक स्थिति से बहुत आगे बढ़ा है, बदल चुका है, भारत बहुत बदल चुका है जी। मनी सर, एक आखिरी कमेंट मैं आपको चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं सामरिक लिहाज से, व्यापारिक लिहाज से भी। आपकी नज़र में कहाँ पर फोकस दिखेगा? यहाँ पर हमें देखना होगा कि उस तरफ दिशा में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं, लेकिन साथ साथ क्या वो हर्डल्स या चैलेंजेस भी हैं जहाँ पर हमें उनको दूर करना होगा, या फिर उनको बैठकर जहाँ पर उसको हटाने की कोशिश दोनों ही देश करेंगे? देखिए, ये अभी जो अशोक जी ने पहले कहा था कि भारत के प्रति उनकी बहुत आकांक्षाएं हैं और भारत पूरा नहीं उतरता है, दो बातें हैं उसमें। एक तो ये है कि उनकी आकांक्षाएं भारत के प्रति बढ़ती है जब उनको लगता है कि और कहीं से प्रेशर आ रहा हो, और ख़ास तौर से चीन का जो प्रेशर बढ़ रहा है, तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा उम्मीदें उनकी भारत से लगेगी। और ये भी सही है कि भारत उसका पूरा संतुलन के हिसाब से उनके मापदंड पर खरा नहीं उतर सकता है, क्योंकि भारत चीन की जगह नहीं ले सकता, और वो लेना भी नहीं, वो भी नहीं चाहेंगे इसको। दूसरी बात यह है कि हम खुद बहुत सारी बातें जो वादा करते हैं उसको निभा नहीं पाते हैं, और उसकी वजह से जो हमारा डिलीवरी डेफिसिट है वो हर बार कहीं न कहीं बीच में आता है। मलेशिया के साथ हमने डिफेंस एग्रीमेंट्स 95 से शुरू किए हुए, उनके जो एयरपोर्ट जहाज़ थे, मिग्स वगैरह जो उन्होंने खरीदे थे, उसकी सर्विसिंग वगैरह में महातिर के वक्त में गड़बड़ा गया कहीं ना कहीं। इंडोनेशिया एक वक्त में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, जब 65 के वॉर में उन्होंने कहा कि हम अंडमान निकोबार में पाकिस्तान की मदद करेंगे। तो जो इतिहास है पीछे का कुछ सालों का, उसमें मानसिक झिझक भी है बहुत सारी, और ये भी उनको लगा है कि भारत जितना हम चाहते हैं करे उतना कर नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी वजह वास्तविक नहीं है। हमें अपना घर सुधारना पड़ेगा अगर हम आसियान में बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं तो, और उसमें हमारी अपनी जो एफिशिएंसी है डिलीवरी की जो प्रॉमिस करें वो दें। और दूसरा, आर्थिक दृष्टिकोण से हमें ज़रा ज़्यादा जेनरस, जैसे RCEP का मामला अटका हुआ है अभी तक, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा सहूलियत इन लोगों के व्यापार को नहीं दे सकते। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ कहीं न कहीं हमें अपनी अनुबंधों को भी
थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, लचीला रूप अपनाना होगा। जी हाँ, और तभी बात आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और ये समझाने के लिए कि आखिरकार इन 3 देशों का क्या महत्व है भारत के लिहाज से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान 5 दिनों में हमारी नजरें कहां पर हैं और किस दिशा में हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं, youtube.com/rajyasabha.tv/देश देशांतर के नाम से। अगर आपकी कोई राय या सुझाव है आप मेल कर सकते हैं dd.rajyasabhatv@gmail.com। और अब बात दर्शकों के सुझाव या उनकी राय की। हमने 28 मई को कार्यक्रम दिखाया था भारत की पड़ोस नीति विदेश नीति को लेकर, जिसमें हमारे दर्शक हैं राजीव चतुर्वेदी। उन्होंने लिखा है कि इस तरह से प्रोग्राम से न सिर्फ आम लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती है बल्कि विदेश नीति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की रुचि भी विकसित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे दर्शक हैं आकाश साहू, जो लिखते हैं इसी कार्यक्रम को लेकर कि विवेक काटजू एक्सप्लेन्स वेरी इफेक्टिव, इट इज़ गुड डिस्कशन इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दर्शकों का। आप यूं ही हमें अपनी राय, सुझाव, आलोचना लिखते रहिए ताकि हम अपने कार्यक्रम के उन्हें शामिल कर सकें और अपने कार्यक्रम के स्तर को और ऊपर ले जा सकें। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।